Hello students, welcome to GPS online classes. I am Sunita Peswani and we are going to move further with the chapter Fibers to Fabric. हम हमारा चैप्टर ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे. We have finished studying this chapter. Okay, now we are moving with question answers of this chapter, textbook question answers. So हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक. हमें ये एक्सप्लेन करना है कि कुछ फाइबर्स को सिंथेटिक क्यों कहा जाता है. तो बेसिकली अगर हम ऐसे समझें तो इसीलिए कुछ फाइबर्स को सिंथेटिक कहा जाता है क्योंकि वो इंसान के द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं, मेक किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, इसीलिए उन्हें सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर्स कहते हैं. सो दिस इज आवर आंसर. सम फाइबर्स आर मेड और सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें ये बताना है रेयन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स. हमने पढ़ा था रेयन के बारे में और वो बाकी रेयन सिंथेटिक फाइबर है लेकिन बाकी सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट है. क्यों? ऑप्शन ए, इट हैज़ अ सिल्क लाइक अपीयरेंस. ऑप्शन बी, it is obtained from wood pulp. Option C, its fibers can also be woven like those of natural fibers. क्योंकि पहली चीज़ तो ये सिल्क की तरह दिखता है इसीलिए ये अलग है. नो, ये वुड पल्प से ऑब्टेन होता है इसीलिए ये अलग है. यस, ये क्योंकि प्लांट की वुड पल्प से ऑब्टेन होता है इसीलिए हमारा जो सिल्क फाइबर है ये डिफरेंट होता है. ओके स्टूडेंट्स, बाकी सिंथेटिक फाइबर से इसीलिए डिफरेंट होता है. बाकी सिंथेटिक फाइबर्स कम्प्लीटली सिंथेटिक है लेकिन इसमें नेचुरल प्रोडक्ट, प्लांट प्रोडक्ट, वुड पल्प इन्वॉल्व है इसलिए ये थोड़ा डिफरेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. सो सिंथेटिक फाइबर्स को और क्या कहा जाता है? पहला आर्टिफिशियल फाइबर और मैन मेड फाइबर्स. Your next blank is synthetic fibers are synthesized from raw material. सिंथेटिक फाइबर जिस कच्चे मटेरियल से बनाए जाते हैं, जिस मटेरियल से बनाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पेट्रोकेमिकल्स. सो मूविंग टू अ नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक, दैट इज लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज ऑल्सो अ. सिंथेटिक फाइबर्स की तरह ही प्लास्टिक भी क्या है? पॉलीमर है. पॉलीमर मीन्स सिंगल यूनिट से मिलकर जो चेन बनती है उसे हम पॉलीमर कहते हैं. और सिंथेटिक फाइबर्स भी ऐसे बनते हैं, प्लास्टिक्स भी ऐसे ही बनते हैं, पॉलीमर्स ही होते हैं. मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन. Our next question is give examples which indicate that nylon fibers are very strong. हमें वो एग्जाम्पल, हम जानते हैं नाइलॉन फाइबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, एक स्टील वायर के जितना स्ट्रॉन्ग होता है. तो हमें ये बताना है जिससे पता लगे कि नाइलॉन फाइबर स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसे एग्जाम्पल्स देने. तो नाइलॉन फाइबर क्या काम आता है? इससे पैराशूट्स बनते हैं, ठीक है. इससे माउंटेन क्लाइंबिंग या रॉक क्लाइंबिंग रॉप्स बनती हैं, ठीक है. तो इन जब मजबूत कामों चीज़ों को बनाने के लिए काम आ रहा है, इट मीन्स नाइलॉन इज़ अ स्ट्रॉन्ग फाइबर. मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड. हमें ये एक्सप्लेन करना है कि क्यों प्लास्टिक के बर्तनों में ही ज़्यादातर खाना स्टोर किया जाता है. अगर हम होटल से सब्ज़ी लाते हैं तो वो भी हमारी प्लास्टिक के कंटेनर में आती है, ठीक है. अगर बहुत सारी चीज़ें मार्केट में हमें प्लास्टिक बैग्स में ही मिलती हैं, तो ऐसा क्यों? क्योंकि प्लास्टिक नॉन करोसिव होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, वो एयर और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए वो जल्दी से प्लास्टिक ख़राब भी नहीं होता. और इसी कारण से प्लास्टिक्स को फूड स्टोर करने के काम में लिया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग द थिंग. ऑलरेडी हम इसके बारे में चैप्टर में डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ चुके हैं. मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सेट रहते हैं, थर्मोप्लास्टिक थर्म से मीन्स हीट से मेल्ट हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं. तो हम इसका आंसर इजीली कर सकते हैं इनमें डिफरेंस. थर्मोप्लास्टिक को इजीली बैंड किया जा सकता है, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को अगर बैंड करने की कोशिश भी करेंगे तो वो टूट जाएगा लेकिन मुड़ेगा नहीं, मुड़ता नहीं है थर्मोसेटिंग. सेकेंड डिफरेंस, जो थर्मोप्लास्टिक है उसको गर्म करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, बिगड़ जाती है, वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है. जैसे अगर हम कोई पॉलीथीन या प्लास्टिक का ग्लास कोई भी अगर हीट के पास आएगा तो उसकी वो पिघलने लगता है, उसकी शेप वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, कोलैप्स होने लगता है, ठीक है. और जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में ऐसा कॉन्ट्रैक्शन वो डिफॉर्म नहीं होता गर्म होने पर, ठीक है. थर्ड हमारा डिफरेंस, जो थर्मोप्लास्टिक हैं उनको हम
दोबारा से शेप दे सकते हैं, जिस शेप में चाहें रिसाइकिल होके दोबारा उसको शेप दी जा सकती है। लेकिन एक बार जब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को सेट कर दिया जाता है तो उसके बाद उसे रीशेप नहीं किया जा सकता। हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में एक और क्वेश्चन में। लेट्स सी। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 7, एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ अब हमें ये बताना है कि ये चीज़ें फॉलोइंग जो थिंग्स गिवन है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की ही क्यों बनी होती हैं। सबसे पहला सॉसपैन हैंडल्स, हमारे जो कुकर वगैरह होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, किचन यूटेंसिल्स, उनके जो हैंडल होते हैं उनमें आपने देखा होगा ब्लैक कलर का मटेरियल लगा रहता है, तो वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ही क्यों बने होते हैं वो? जो बेसिकली सॉसपैन हैंडल है वो बैकेलाइट का बना होता है, जो काला मटेरियल होता है ब्लैक कलर का, दैट इज़ बैकेलाइट, और बैकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। उसका ही यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि जब वो कुकर गर्म होगा उस हैंडल की वजह से हम उस गर्म कुकर को भी ईज़िली पकड़ सकते हैं और हमें गर्म नहीं लगता, क्योंकि जो बैकेलाइट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और वो उस हीट के कारण गर्म नहीं होते और उनकी शेप भी चेंज नहीं होती, वो सेट रहते हैं एज इट इज़, ताकि हम उन्हें ईजिली होल्ड कर सकें। हमें हमारे हाथों को वो हीट जो वार्म है कुकर या जो भी यूटेंसिल है वो गर्म ना लगे, इसीलिए उस पर वो मटेरियल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उनके हैंडल्स पे लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इलेक्ट्रिक प्लग स्विचेस, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड वगैरह होते हैं उनके स्विचेस वगैरह वो भी क्यों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं? क्योंकि वो भी बैकेलाइट के बनते हैं, जो बोर्ड होते हैं स्पेशली बोर्ड और स्विचेस, क्योंकि ये बैकेलाइट सिर्फ हीट का ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी का भी पुअर कंडक्टर होता है। वो इलेक्ट्रिसिटी को भी इधर से उधर ट्रांसफ़र नहीं करता, इसीलिए हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाते हैं। अगर यहाँ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं हो तो हो सकता है अंदर शॉर्ट सर्किट या आग से वो मेल्ट हो जाए, बाहर करंट मेल्ट होके टूट जाए, करंट फैल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि वो थर्मोसेटिंग है, वो डिफॉर्म नहीं होता, मेल्ट नहीं होता हीट अप होने से। मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ये काफ़ी सारे ऑप्शंस गिवन हैं, हमें इनको कैटेगराइज करना है, जिन्हें हम रिसाइकिल कर सकते हैं, दोबारा नया करके यूज़ किया जा सकता है, और जिन्हें रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। तो बात करते हैं टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स की। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी होते हैं वो रिसाइकिल नहीं हो सकते, ठीक है। प्लास्टिक टॉयज़ मेल्ट होके फिर से दोबारा बन के आ सकते हैं, ठीक है, हम बेच देते हैं, ठीक, ओके, और वो फैक्ट्रीज़ में से रिसाइकिल होके हमारे पास नए होकर दोबारा आ जाते हैं। तो प्लास्टिक टॉयज़ कैन बी रिसाइकिल्ड। कुकर के जो हैंडल्स होते हैं, मैंने बताया था अभी, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, इनको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। कैरी बैग्स रिसाइकिल होते हैं, ठीक है। बॉल पॉइंट पेन जो होते हैं प्लास्टिक के पेन, वो भी रिसाइकिल होते हैं। प्लास्टिक बोल्स भी रिसाइकिल हो सकते हैं। जो तारों के ऊपर वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स पर जो प्लास्टिक कवरिंग होती है वो भी रिसाइकिल हो सकती है। प्लास्टिक की चेयर भी रिसाइकिल हो सकती है। और बात है इलेक्ट्रिक स्विचेस। सो इलेक्ट्रिक स्विचेस क्योंकि ये बने होते हैं किसके? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, इसलिए ये भी रिसाइकिल नहीं हो सकते। सो I hope you are getting the point we are discussing. So moving to our next question, students. Our next question is, there is a girl named Rana, ठीक है, अब उसे there is a boy named Rana, ठीक है, अब उसे शर्ट खरीदनी है समर्स के लिए। अब आपको बताना है कि उसे कैसी शर्ट खरीदनी चाहिए, कॉटन की शर्ट या फिर कोई सिंथेटिक फाइबर की, सिंथेटिक मटेरियल की बनी हुई शर्ट उसे खरीदनी चाहिए, और आपको रीज़न भी बताना है क्यों। तो हमने पहले भी पढ़ा है चैप्टर में, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो वाटर के गुड एब्जॉर्बर होते हैं, जबकि सिंथेटिक फाइबर्स वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते। वी नो समर में वी हैव स्वेट इन अ बॉडी रिलीजेस स्वेट, तो गर्मियों में जब पसीना आएगा तो कॉटन की शर्ट उस स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेगी, उसे एब्जॉर्ब करके वो नेचर में, एनवायरनमेंट के अंदर एवेपोरेट हो जाएगा, और उसके एवेपोरेशन से, एवेपोरेशन के लिए, उसको एवेपोरेट होने के लिए हीट चाहिए, वो हीट कहाँ से जाएगी? बॉडी से, और बॉडी से जब वो हीट जाएगी, बॉडी से हीट निकलेगी, इट मीन्स बॉडी में से हीट कम हो गई, बॉडी ठंडी हो जाएगी। तो कॉटन की शर्ट समर के लिए अच्छी रहती है क्योंकि वो स्वेट को एब्जॉर्ब करके उसे एवेपोरेट कर देती है और बॉडी को ठंडा रखने में हेल्प करती है, जबकि सिंथेटिक फाइबर ना ही उस पसीने को एब्जॉर्ब करेगा, जब एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वो एवेपोरेट भी नहीं हो पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू गिव एग्जाम्पल्स जिससे हमें ये पता चले प्लास्टिक्स आर नॉन करॉसिव इन नेचर, कि प्लास्टिक्स जो होते हैं वो सड़ते नहीं हैं और वो रिएक्ट भी नहीं करते। तो प्लास्टिक्स
नॉन करेसिव होते हैं, इसीलिए प्लास्टिक्स का यूज़ करते हैं बहुत सारे मटेरियल्स को स्टोर करने में। जैसे स्पेशली हम देखते हैं हमारे घर पे जो क्लीनिंग केमिकल्स आते हैं, फिनाइल, कॉलिन एंड ऑल, ये सब प्लास्टिक की बॉटल में आते हैं। क्यों आते हैं? वो केमिकल होते हुए प्लास्टिक के अंदर है, क्योंकि प्लास्टिक किसी भी केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करता। सो केमिकल भी प्लास्टिक के अंदर स्टोर किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ जो ब्रश होता है, हमारा टूथब्रश होता है, उसका हैंडल और उसके जो ब्रिसल्स होते हैं, ब्रिसल्स मीन्स वो जो ऊपर उसके टीथ होते हैं, क्या हम उसमें जो फाइबर्स लगे होते हैं, ब्रिसल्स और उसके हैंडल, क्या दोनों एक ही मटेरियल के बनाने चाहिए? तो द आंसर इज़ नो, वो बिल्कुल भी सेम मटेरियल के नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो हैंडल है वो बनेगा हार्ड मटेरियल का, जबकि जो ब्रिसल्स हैं टूथब्रश के वो होने चाहिए सॉफ्ट मटेरियल के, वो सॉफ्ट भी और फ्लेक्सिबल भी, जो इजीली मुड़ जाए। अगर ब्रिसल्स हार्ड मटेरियल के हो गए तो हम ब्रश करेंगे तो हमारे टीथ और हमारे गम्स को के लिए वो हार्मफुल हो सकता है, उन्हें वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, हार्ड सब्सटेंस होगा तो अगर ब्रिसल्स का, और अगर हैंडल सॉफ्ट होगा तो हम उसे प्रॉपरली होल्ड भी नहीं कर पाएंगे, इट विल मूव, इट विल बैंड व्हेन वील होल्ड इट। ओके, इसीलिए जो ब्रिसल्स हैं वो सॉफ्ट मटेरियल के होने चाहिए और जो हैंडल है टूथब्रश का वो हार्ड मटेरियल का होना चाहिए। ठीक है, मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ जितना हो सके हमें प्लास्टिक्स को अवॉइड करना चाहिए, प्लास्टिक्स नहीं यूज़ करना चाहिए। तो इस पर हमें एडवाइस देनी है। क्यों? हमने पढ़ा है प्लास्टिक्स बहुत सारे काम आता है, उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होता, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स वो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं किया जा सकता नेचर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो प्लास्टिक है उसको जब जलाया जाता है, अगर जलाने की भी सोचें तो जलाने पर भी प्लास्टिक में से काफ़ी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, पॉइजनस गैसेस ये रिलीज़ करता है, जिससे एयर पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा हम जब डस्टबिन में फूड के साथ या फूड को प्लास्टिक बैग में पैक करके अगर गार्बेज डंप करते हैं तो उसमें जो एनिमल्स फूड की सर्च में उसमें जब वो गार्बेज तक पहुंचते हैं तो वो उस पॉलीथीन को भी स्वेलो कर लेते हैं, और पॉलीथीन स्वेलो करने से उन्हें काफ़ी घातक फैटल मीन्स होता है घातक बीमारियां भी जानवर को प्लास्टिक की वजह से हो सकती हैं। इसीलिए जितना हो सके हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम। पॉलिएस्टर हमने पढ़ा था, पॉलिएस्टर एक ऐसा फाइबर है जिस पर रिंकल्स नहीं पड़ते। ठीक है, टेफ्लॉन मैंने अपन ने चैप्टर में भी पढ़ा था कि टेफ्लॉन नॉन स्टिक, जितने भी नॉन स्टिक कुकवेयर्स होते हैं, नॉन स्टिक कढ़ाई, नॉन स्टिक तवा, उसमें जो कोटिंग होती है ऊपर, जो नॉन स्टिक कोटिंग होती है वो किसकी होती है? टेफ्लॉन की। मूविंग टू नेक्स्ट थर्ड, रेयॉन अभी भी हमने पढ़ा, रेयॉन किससे बनता है? वुड पल्प से। नाइलॉन भी हमने अभी स्टडी किया, इससे पैराशूट और स्टॉकिंग्स बनाई जाती हैं। स्टॉकिंग्स के बारे में हमने चैप्टर के एंड में ब्रीफ पढ़ा था, इफ़ यू गाइज रिमेंबर। Moving to a next question, that is manufacturing synthetic fibers is actually helping conservation of forests. Comment. Manufacturing means बनाना, synthetic fibers का बनना एक्चुअली वास्तविकता में हेल्प कर रहा है इन कंजर्विंग फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट को संरक्षित करने में, बचाने में हेल्प कर रहा है। कैसे? हम सब जानते हैं जो फाइबर्स सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो तो बनते हैं फैक्ट्रीज़ में, और जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? फॉरेस्ट से। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें प्लांट्स को यूज़ करना पड़ेगा नेचुरल फाइबर्स के लिए। तो अगर हम नेचुरल फाइबर्स ही यूज़ करते रहेंगे तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स हमारा प्लांट से आएगा, इट मीन्स हमें काफ़ी सारे ट्रीज़ काटने पड़ेंगे। तो सिंथेटिक फाइबर्स आने की वजह से हमारे पास एक सब्सटीट्यूट आ गया। ठीक है, सब्सटीट्यूट मीन्स उसकी जगह पर हम कुछ और यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल फाइबर की जगह सिंथेटिक फाइबर्स का यूज़ भी किया जा सकता है। इट मीन्स सिंथेटिक फाइबर्स के आने से हमारे प्लांट्स बच रहे हैं। Moving to our last question. ठीक है students, I hope you are getting the answers. Our last question is describe an activity to show that thermoplastic is a poor conductor of electricity. हमें एक एक्टिविटी से ये शो करना है, एक एक्सपेरिमेंट से, कि जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। ओके तो इसके लिए थर्मोप्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, ये शो करने के लिए हम एक सर्किट बनाएंगे। ठीक है, हम सर्किट बनाना ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड और 6th स्टैंडर्ड में सीख के आए हैं। इसके लिए हमें एक बल्ब चाहिए, कुछ वायर्स चाहिए, एक बैटरी चाहिए, और हमें एक पीस ऑफ मेटल या प्लास्टिक की पाइप भी ले सकते हैं, प्लास्टिक पाइप चाहिए।
ठीक है, हमने पहले पूरा एक्सपेरिमेंट हमारा सर्किट बना लेना है, हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है सर्किट कैसे बनेगा। अब सर्किट में फर्स्ट सर्किट में तो हमने इलेक्ट्रिक वायर्स कनेक्ट की, उस केस में हमारा बल्ब जल जाएगा। सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं, मेटल, वो जो हमने मेटल का पीस लिया है जो हमने कनेक्ट किया है सर्किट में, या तो हम उसकी जगह पाइप लगा दें या फिर सारी वायर्स की जगह पर भी हम पाइप लगा सकते हैं। तो इस केस में हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं कर रहा। बैटरी से जो इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है उसको बल्ब तक लेके ही नहीं जा पा रहा प्लास्टिक पाइप, इसीलिए प्लास्टिक पाइप इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके स्टूडेंट्स, I hope you are getting this. If there is any doubt, please comment in the comment box and feel free to ask your queries. From tomorrow, we will be starting our next chapter, chapter 4. Stay tuned, students. Have a nice day.